नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं उपन्यास झूठा सच। इसके इसके हमने लगभग 69 भाग देखे हैं और आज उसके आगे का भाग देखने जा रहे हैं। इसके पहले भाग के अंत में हमने देखा था तारा तारा जो है डिप्टी कलेक्टरी में अ, ऑफिसर ऑफिसर है और वहाँ पर उसका जो पूर्व पति सोमराज है वह तारा के लिए लोन लेने के लिए आता है और तारा जो है वह उसके जो प्रार्थना पत्र में गड़बड़ समझकर उसको नामंजूर कर देती है। और फिर जो उसकी जो बदली है तारा की वह सूचना विभाग में हो जाती है, लेकिन उसके जो भी सैलरी है इस पर कोई आँच नहीं आती और उसकी नौकरी पर भी कोई आँच नहीं आती और तारा जो है बेईमानी नहीं कर सकती थी इसलिए वह उसकी बदली कर दी गई थी सूचना विभाग में। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे 16वां भाग से आप देखेंगे। कनक को जालंधर से आए 2 वर्ष हो गए थे, यानी कनक जो है जालंधर से दिल्ली में आकर 2 वर्ष हो चुके थे। कांता कनक को समझा कर लौट ले जाने के लिए दिल्ली गई थी, पर निष्फल लौटी थी। यानी कांता जो है वह कांता कनक की बहन वो उसको समझा कर ले आने के लिए दिल्ली आई थी, लेकिन वह नहीं गई। और पूरी कांता से मिलने गया था, यानी पूरी जो है जालंधर में कांता से मिलने गया। कांता उसे कहती बात टाल दी, वही जितना समझा सकती थी समझाया, पर उसकी तो खोपड़ी में जो समा जाए उसे टल नहीं सकती। तुम क्या नहीं जानते, यानी वह कहती है कि तुम क्या नहीं जानते, मैंने समझाया लेकिन वह नहीं मानती कनक। परंतु पुरी ने प्रयत्न नहीं छोड़ दिया था। उसने कनक को पत्र लिखे, पत्रों के उत्तर नहीं आए तो इसके बाद वह पंडित जी को लगभग प्रतिमाह पत्र लिखता रहा। यानी कनक से पुरी जो है वह पत्र लिखता था और पत्र के कोई उत्तर नहीं आते तो वह पंडित जी को पत्र लिखता था। पुरी पंडित जी को विनय से मोहत मोहत मोहतरीम आदरणीय संबोधित करके एक साहित्यिक शैली में पत्र लिखता था। पत्र में विधानसभा समितियों, सार्वजनिक कामों तथा नाजिर के कारण व्यस्तता का जिक्र रहता था। यानी वो किस कारण व्यस्त रहता था, नाजिर के कारण जो भी वह उसके राजनीतिक काम है वह सब कुछ बताता था। जया और कनक के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहती थी। जया आप कैसी लगती है, कैसी बातें करती है, देखे कितने दिन हो गए, उसका ताज़ा चित्र भेज सके तो कृपया होगी। यानी वह पंडित जी को कहते हैं कि कनक कैसी है, जया कैसी है, वो उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछती है और वो कहती है कि जया जो अब बहुत बड़ी हुई होगी, उसका जो वर्तमान का चलचित्र है यानी फोटो तस्वीर है वह भेजने की कृपा होगी। वह अपने पापा को याद करती है या नहीं, घर की जो तो अवस्था होगी आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं घर की मालकिन के बिना। यानी वह कहते हैं कि पंडित जी को कनक के पिता को पत्र लिखकर घर की अवस्था कैसे हो सकती है मालकिन के बिना, आप जानते हैं। ऐसा वह पूरी जो है उस कनक के पिता को पत्र लिखकर कह रहा है। जो जो समय बीत रहा था पंडित जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। यानी वो जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे पंडित जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। पंडित जी ने मन को समझा लिया था कि समय का मरहम घाव को ठीक कर देगा, पर टूटता जा रहा था। यानी जो समय के साथ घाव जो है मिटते जाएंगे ऐसे पंडित जी समझ रहे थे, लेकिन वो समय के साथ बिखरता जा रहा था, टूटता जा रहा था। सन 1954 में मई में कंचन और नरोत्तम का विवाह हो गया था। यानी मई 1954 में नरोत्तम और कंचन का विवाह हो गया था। कंचन नरोत्तम के साथ कानपुर चली गई थी। दिल्ली के पत्रों में कनक को काफ़ी फुटकर काम मिल गया था। यानी दिल्ली के पत्रों में कनक को काफ़ी फुटकर यानी थोड़ा बहुत काम मिल गया था। वह अच्छी खासी जम गई थी। सप्ताह में 3 दिन संध्या समय एक राजदूतावास में हिंदी पढ़ाने भी जाती थी। यानी कनक जो है खुद के पैरों पर खड़ी हो गई थी और कंचन जो है शादी होने के बाद नरोत्तम के साथ कानपुर गई थी और वहाँ पर जाकर वो बसी थी। और कनक को दिल्ली में कुछ थोड़ा बहुत काम मिल रहा था और वह सप्ताह में 3 दिन संध्या के शाम के समय राजदूतावास में हिंदी पढ़ाने के लिए जाती थी। एक पाक्षिक हिंदी पत्र में नियमित काम था। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का भी मिल जाता था। यानी उसको एक पाक्षिक पत्र था, उसमें अंग्रेजी हिंदी अनुवाद करने के लिए भी काम था। मेहनत बहुत पड़ती थी, परंतु 250-300 मासिक या कुछ अधिक भी बन जाता था। कनक के जिद करके नया हिंद प्रेस
₹200 महीने पर ठेके में दे दिया था। यानी वह जो है वह कनक अच्छी खासी काम कर रही थी, उसको ₹300 के आसपास या उससे ज़्यादा सैलरी मिलती थी। और कनक के ने जीत करके जो हिंद प्रेस है वह भी ₹200 ठेके पर यानी किराए पर दिया था। पंडित जी ने नया ढंग अपना लिया था। चाय, दूध, फल, मांस मांस सब छोड़ दिया था। खुश रोटी और उबली हुई तरकारी ही खाना चाहते थे। यानी वह पंडित जी ने जो भी पुराना ढंग था वह छोड़कर नया ढंग अपना लिया था। नए ढंग में वह चाय, दूध, मांस सब कुछ छोड़ बैठे थे। केवल ये रोटी और उबली हुई तरकारी सब्जियां ही खाते थे। कनक को यह बुरा लगता था। पंडित जी कहते, बेटा इस उम्र में सेहत के लिए परहेज ज़रूरी है। यानी वह कनक को बुरा लगता था। वह रोटी रोटी और केवल उबली हुई तरकारी खाते तो कनक को बुरा लगता था। लेकिन पंडित जी कनक को कहते थे, बेटा इस ढलती उम्र में सेहत का भी परहेज यानी सेहत अच्छी रखने के लिए कुछ बातों को छोड़ना ही पड़ता है। पच नहीं पाता तो तकलीफ होती है। पुरानी पोशाक, बंद गले का कोट और चूड़ीदार पायजामा और पगड़ी छोड़कर आधी बाह का ढीला कुर्ता और सीधा पायजामा पहनने लगे थे। पगड़ी आवश्यक बोझ लगती थी। अपने पहनने के कपड़े स्वयं धोना चाहते थे। यानी वह उम्र के अनुसार बदल गए थे। पोशाक बदला था, सब कुछ उन्होंने बदल लिया था। और जो पगड़ी भी उनके सिर पर बोझ बनती जा रही थी वह भी उसने निकाल ली थी। और जो खुद के जो कपड़े हैं वह स्वयं धोना चाहते थे। कनक झुंझला उठती, पिताजी यह क्या कर रहे हैं। यानी कनक झुंझला उठती और बोलती थी, पिताजी यह आप स्वयं के कपड़े खुद स्वयं ही क्यों धो रहे हैं, मैं हूं ना। पंडित जी बहुत स्नेह से समझाते, बेटा इससे जरा हाथ पांव हिल जाते हैं। सोचो दिन भर खाट पर पड़े रहने से 2 रोटी की भूख भी नहीं लगती। यानी वो पंडित जी कहते कि कपड़े धोने से हाथ पांव जो है थोड़े हिल जाते हैं, नहीं तो खाट पर बैठे बैठे चारपाई पर सोते सोते अन्न पचन नहीं होता और भूख भी नहीं लगती। खाने के लिए रुचि हो इसलिए खूब तो भूख तो लगनी चाहिए। पंडित जी चाहते थे स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए संध्या का खाना बंद कर दे, परंतु कनक भी खाने से इनकार कर देती थी। वे विवश हो जाते। यानी वह पंडित जी सेहत के लिए जो शाम का संध्या का खाना है रात का वह बंद करना चाहते थे। लेकिन कनक उसको विवश करती खाना खाने के लिए, नहीं तो वह सोए भी नहीं खा सकती थी। पंडित जी की एकमात्र चिंता और दिल बहलावा जया ही थी। उसके साथ उसकी ही आयु के बनकर बातें करते थे। यानी पंडित जी बूढ़े हो गए थे तो उसके साथ दिल बहलाव या मनोरंजन के लिए जया ही थी। वह जया के साथ जया की उम्र यानी बच्चे की तरह ही बातें करते थे। उसे मौखिक अंग्रेजी पढ़ाते रहते थे, स्पेलिंग और पहाड़े याद कराते, कहानियाँ सुनाते रहते। उसे नहलाने धुलाने के लिए उत्सुक रहते थे, परंतु बाल नहीं बांध पाते थे। यानी वह जया के साथ पंडित जी घुल मिल गए थे, खेलते थे, उसको अंग्रेजी पढ़ाते थे, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है वह स्पेलिंग पढ़ाते थे। पहाड़े यानी जो टेबल, 2 का टेबल, 4 का टेबल, 30 का टेबल, ऐसे पहाड़े यानी टेबल वह उसको सिखाते थे, पढ़ाते थे। और लेकिन उसको स्नान भी करवाते थे, लेकिन बाल नहीं बांध पाते थे। गिल प्राय आता रहता था। पंडित जी उससे उससे इकबाल और सूफी शायरों के काव्य के संबंध में बात करने लगते। यानी गिल जो है आता जाता रहता था और जो पंडित जी है उसको इकबाल के सूफी शायरों के बारे में बात करते थे। सामायिक राजनीति की चर्चा करते करते तो अंतिम बात सदा एक ही कहते, आदमी सही रास्ते पर तभी चल सकता है जब सेल्फ से निस्वार्थ हो। यानी वह बात करते हुए सामायिक राजनीति की बात चर्चा करते हुए वह एक बात पंडित जी हमेशा करते, आदमी जो है सही रास्ते पर तभी चल सकता है जब वो निस्वार्थ होकर काम करे। समाज के विकास में हर एक पीढ़ी अपना कर्तव्य पूरा कर चली जाती है। यानी समाज का विकास करने के लिए हर एक पीढ़ी जो भी उसका कर्तव्य है पूरा करती है। भविष्य की जिम्मेदारी और मोह व्यर्थ है। पंडित जी राजनीति की बात करते करते जीवन मृत्यु की बातों में बह जाते। मृत्यु की अनिवार्यता के संबंध में कई शेर कह जाते। यानी पंडित जो है बातें राजनीति की चर्चा करते करते जीवन और मृत्यु की बात भी करते थे। और अंतिमतः वह मृत्यु की अनिवार्यता के ऊपर कुछ शेर सुनाए जाते थे। उनमें से एक शेर यह है, कैदे हयात बंदो गम दोनों असल में एक है, मौत से पहले आदमी इनसे निजात पाए क्यों। यानी वह मौत से पहले जो भी जीवन की झुंझलाहट है, जीवन की भागदौड़ है, उससे वह भाग नहीं सकता, उससे वह आ नहीं सकता। मौत ही उसको जीवन से आबाद कर सकती है। इस शेर का यह
झूठासुज उपन्यास में पंडित द्वारा, जो कि कनक के पिताजी, इनके द्वारा यह शेर कहा गया है, कैदे हयात बंदो गम दोनों असल असल में एक है। यानी गम, जो भी सुख जो भी सुख दुख है, जो भी दर्द सुख है, समस्या है, उनका असल दोनों में एक ही है। मौत से पहले उस सुख दुख से कोई छुट्टी नहीं मिल सकती, मौत ही उन सुख दुख से छुट्टी दिला सकती है। कैदे हयात बंदो गम दोनों असल में एक है, मौत से पहले आदमी इनसे निजात पाए क्यों। यानी मौत आने पर ही वह जीवन की भागदौड़ से छूट जाता है। आखिरी बात होती बरखुरदार जिस्म तो लहू और गोश्त की मशीन है, चेतना इस मशीन से उत्पन्न गति है। यानी वह आखिरी बात करते थे बरखुरदार, वह पंडित जी गिल को कहते थे और कहते कि जिस्म में जब तक लहू है, जब तक मांस है, एक मशीन है, तब तक चेतना, यानी जो स्मृति है वह तब तक रहती है। मशीन तो एक दिन घिस जाएगी, घिसी हुई मशीन चलेगी तो लड़खड़ाती हुई, यानी जब भी वह मशीन, यानी बूढ़ा शरीर थक जाएगा तो वह लड़खड़ाएगा। उनका क्या गम है, जिंदगी का मोह तो मज़े के लिए ही है। जिंदगी तमाशा है न, हर तमाशे का खात्मा ज़रूरी है। तमाशा खत्म हो जाए तो कौन बैठा रहता है, ऐसे ही रूह भी उठ कर चल देती है। यानी जब भी वह ज़िंदगी समाप्त हो जाती है, जब तक जीवन है तब तक जी जाते हैं, और तब वह ज़िंदगी तमाशा, यानी ज़िंदगी का जब भी तमाशा खेल है वह ख़त्म हो जाता है, और तब वह रूह जो है उठ जाती है, यानी शरीर को आत्मा छोड़ जाती है और व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। पंडित जी कह कह कहा लगा कर हंस पे, ऐसा पढ़ते हुए वह हंस हंस पड़े और दूसरा शेर सुनाने लगे। कांधों पे है कांधों पे है जनाजा, तो मुल्क आदम में रूह कोसों निकल गया है प्यादा सवार से। ये दूसरा शेर सुनाते हैं। गिल बहुत तन्मय मुद्रा से पंडित जी की बात सुनकर साहा सराहनापूर्ण समर्थन करता रहता, मानो अनेक प्रकार से अनेक बार सुने हुए यह दार्शनिक सत्य पहली बार सुन रहा हो। यानी जो पंडित जी दार्शनिक बातें करते थे और वह गिल को लगता था कि ये पहले ही सुने हुए हैं, लेकिन गिल को ये नए दार्शनिक बातें सुन रहा हूँ ऐसे लगता था। मन में ख्याल आ जाता, जन्मांतर और आत्मा की चर्चा इस देश के लोगों का सबसे बड़ा मनोरंजन है। यह परंपरा से हमारा राष्ट्रीय मनोरंजन बन गए। यानी जो पूर्व के लोग जो है वह जन्मांतर की बातें या जो भी दार्शनिक बातें कराकर जो नव लोग हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनका मनोरंजन कर रहे हैं। कनक समीप बैठी या किसी काम में लगी ऐसी बातें सुनकर गहरी सांस लेती, ख्याल आ जाता पिताजी अपने आप को समेट रहे हैं। उसे ऐसे प्रसंग अच्छे नहीं लगते, जो होना है वह तो होगा ही, उसकी चर्चा में क्यों डूब रहे। यानी कनक जो है सामने बैठी या कहीं काम करते हुए जो भी पिताजी की बातें सुनती थी, तो उसको वो क्षोभ हो जाता था, दुख हो जाता था कि पिताजी ऐसे जीवन निरस्ता से भरा हुआ है और वह समाप्त होने वाला है, ऐसी बातें वह क्यों करते हैं। पंडित जी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहते थे। आप कांता और कंचन की चिंता का कोई कारण नहीं रहा था। यानी पंडित जो है सभी चिंताओं से मुक्त होना चाहते थे, क्योंकि कांता की भी शादी हो गई थी, कंचन की भी हो गई थी, अब कनक का ही उसके मन में ख्याल था। परंतु कनक की चिंता उन्हें पल भर को भी नहीं छोड़ती, यानी वो कनक की चिंता में ही डूबे रहते, उसका क्या होगा, उसने तो पति को छोड़ दिया है, ऐसी चिंताओं में। और एक पिता अपनी बेटी के लिए सोचता भी है, यह भी एक सत्यता है। अपनी इस बेटी को वह साधारण समझते रहे थे, वह सदा ही उनके लिए असाधारण परिस्थितियाँ और चिंताएं भी उत्पन्न करती आई थी। यानी वह अपने पिता पर असाधारण परिस्थितियाँ और चिंताएं उत्पन्न करती आई थी। पिता को अधिक चिंता देकर वह उनका अधिक ध्यान भी पाती रही थी। जैसे माता पिता रोगी अथवा कठिनाई में फंसी संतान के लिए अधिक आतुर रहते हैं, पंडित जी पूरी का पत्र आने पर कनक को दिखा देते थे। यानी वह जो कोई बीमार बच्चा है उस पर माता पिता अधिक ध्यान देते हैं, उसी प्रकार पंडित जी जो है अधिक ध्यान कनक पर देते थे, और पंडित जी को जब भी पूरी का पत्र आता था तो वह कनक को दिखा देते थे।
तुम लिखो तो बता देना, मैं भी लिख दूँ लिख 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 दूँगा। यानी वह पंडित जी कहते कि तुम लिखो, अपने लिफ़ाफ़े में ही रख देना। कनक मौन रह जाती, यानी वो लिखो और तुम अपने लिफ़ाफ़े में रख देना, और कनक कुछ नहीं बोलती, मौन रह जाती। पंडित जी पूरी को सहानुभूति और सांत्वना भरा उत्तर दे देते थे। ऐसे प्रत्येक अवसर पर पंडित जी कई दिन चिंता में डूबे रहते। यानी पंडित जी जो है वह पूरी के पत्र का सहानुभूति यूँ समझाते हुए उसका उत्तर देते थे, लेकिन देते थे ऐसे प्रत्येक अवसर पर पंडित जी कई दिन यानी वो उत्तर देते थे और चिंता में डूब जाते थे। इस लड़की का क्या होगा? सौभाग्य से पूरी शांत स्वभाव और सहनशील है, परंतु प्रत्येक बात की सीमा होती है। यानी पंडित जी कहते हैं पूरी जो है स्वभाव से शांत एवं सहनशील है, लेकिन हर बात की एक सीमा होती है। यह लड़की अपना भविष्य बिगाड़ रही है। इसे असहयोग किए 30 मास हो चुके हैं। यानी पूरी से अलग होकर जो कनक से 30 मास हो चुके। 30 मास यानी 12 महीने का 1 वर्ष होता है। यानी लगभग लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। इसका विचार बदलने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। यानी कनक का विचार बदले ऐसा कोई लक्षण नहीं थे। यह कैसी चोट है जिसका दर्द दर्द समय से भी दूर नहीं हो रहा है। मैं आप कितने दिन का मेहमान हूँ। पूरी ने यदि खिन्न होकर कुछ और कर लिया तो क्या होगा? यानी वह पंडित जी कहते कि मैं आप कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, पूरी ने कुछ और कर लिया तो क्या होगा? पंडित जी कनक को 30 मास से शांति, क्षमा और सहनशीलता के उपदेश देते आ रहे थे। कनक चुपचाप सुन लेती। यानी वो 30 माह से पंडित जी जो है कनक को, अपने बेटी को एक सहनशीलता के उपदेश देते रहे, लेकिन कनक चुप बैठती थी, कोई कुछ उत्तर नहीं देती थी। उसका व्यवहार ऐसा हो गया था कि पूरी से अपने संबंध को भूल चुकी हो। पंडित जी इस विषय में कनक से ब्यौरे से चर्चा भी नहीं कर सकते थे। यानी कनक के व्यवहार से ऐसा ऐसा लगता था कनक जो है अपने पति यानी पूरी को भूल चुकी है, और उस पर वह पंडित जी कुछ चर्चा करे इस विषय में, लेकिन कनक कुछ नहीं बोलती थी। अक्टूबर में फिर पूरी का पत्र आया। इस पत्र में पूरी की ओर से निराशा की ध्वनि स्पष्ट थी। उसने अंत में लिखा था, पिताजी आप ही बताएं इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। यानी वह अक्टूबर माह में पूरी का पत्र आया तो उसमें एक निराशा भरी बातें लिखी हुई थी, और उसमें अंतिमतः पूरी ने लिखा था कि पंडित जी को, पिताजी आप ही बताइए कि मैं इस पर क्या करूं। क्या आप समझते हैं मैंने पर्याप्त शांति और धैर्य नहीं रखा? क्या मुझे घर और गृहस्थी की आवश्यकता नहीं है? मैं किस अपराध का दंड भोग रहा हूँ? पंडित जी पूरी की ध्वनि से भयंकर चिंता में डूब गए। स्पष्ट था पूरी धैर्य की सीमा आ गई थी। यानी वो पूरी का जो धैर्य था वह धैर्य समाप्त हो रहा है ऐसे लग रहा। उसने लिखा था, क्या मेरी शांति जो है वह पर्याप्त नहीं है? क्या मुझे घर और गृहस्थी की आवश्यकता नहीं है? ऐसे उसने प्रश्न पूछे थे। यह सब कुछ सुनकर पंडित जी को लगा था पूरी की जो सहन शक्ति है वह आप टूट रही है। संध्या समय कनक लौटी ही थी कि पंडित जी ने पुकार लिया, बेटी पूरी का पत्र आया है, जवाब दोगी तो बता देना, मैं भी चंद सत्रे लिख दूंगा। यानी वह पूरी का पत्र आया है और कुछ जवाब देना चाहती है तो बता देना, मैं भी कुछ लिखूंगा। ऐसे पंडित जी कनक से पूछ रहे, और पत्र उसके हाथ में दे दिया था। यानी पंडित जी ने पत्र कनक के हाथ में दिया। वह पत्र पंडित जी को अपने सिरहाने रखे दीवाने गालिब के नीले नीचे मिला। यानी वह जो पत्र है वहाँ पर पंडित जी को सिरहाने रखे हुए जो दिलाने गालिब यानी जो गद्दी होती है उसके नीचे मिला। कनक ने पत्र का उत्तर देने की कोई सूचना पिता को नहीं दी। यानी कनक ने उस पत्र की कोई उत्तर देने की सूचना पिताजी को नहीं दी। पंडित जी के पास एक ही उपाय था। उन्होंने जालंधर से कांता को बुलाकर कनक को समझाने का अंतिम प्रयत्न करने का निश्चय कर लिया। यानी पंडित जी ने कांता से जालंधर से बुलवाकर कनक को समझाने के लिए कहा था। पंडित जी ने कांता को 2 अनुरोधपूर्ण पत्र लिखकर आवश्यक काम से 2 दिन के लिए दिल्ली आने के लिए लिखा था। यानी पंडित जी ने कांता से पत्र लिखकर आवश्यक काम के लिए 2 दिन के लिए तुम दिल्ली आओ ऐसा कहा था। कांता ने कनक को पत्र लिखकर बुलाए जाने का कारण पूछा। कनक ने उत्तर दिया, मुझे तो ऐसी कोई बात मालूम नहीं। यानी फिर कांता ने कनक को पत्र लिखकर पूछा कि क्या बात है पिताजी क्यों बुला रहे हैं? तो
कनक ने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं। पिताजी मुझसे अपनी चिंता छिपाए हैं, पर ये वे चिंता आवश्यक बहुत है। मैं क्या बता सकती हूँ? आपको बुलाए हैं, मिले भी 2 बरस से अधिक हो गए। आप ज़रूर आइए। मुझे मुन्ने और नानो को भी ले आइए। यानी वो कहती है कि 2 साल हुए हैं मिले बिना, आप ज़रूर आइए और आते समय नानो और मुन्ने को भी ले आइए। कांता दिल्ली आई थी, कनक अपने काम पर चली गई तो पंडित जी ने कांता को पूरी का पत्र दिखाकर चिंता प्रकट की। यानी कांता जब दिल्ली आई और वह कनक काम पर गई थी, तो वो पूरी का पत्र पंडित जी ने कांता को दिखाकर चिंता प्रकट की। बेटा पूरी अधीर हो रहा है तो उसे क्या दोष दे सकते हैं? 30 महीने हो चुके हैं, कन्नी को समझना चाहिए। यानी वो कांता को बता रही कि पूरी जो है अधीर हो रहा है और उस पर हम क्या दोष दे, उसको आकर 30 महीने हो चुके हैं, कन्नी को समझना चाहिए। अगर पूरी ने कोई बहुत बुरा व्यवहार भी किया है तो दुनिया में किस भूल को क्षमा नहीं किया जा सकता। यानी पूरी ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, कोई गुनाह किया है, तो इस दुनिया में ऐसी कौन सी बात है कि जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। जीवन को भूलों पर बलिदान नहीं करना चाहिए। यानी जीवन को भूलना चाहिए लेकिन बलिदान नहीं करना चाहिए। जीवन को भूलों से ऊपर उठाना चाहिए। बेटा तुम कन्नी की माँ के समान हो, तुम ही उसे समझाओ। यानी वो कांता को कहते हैं पंडित जी, तुम जो है कनक के माँ के समान हो, तुम ही कन्नी को समझाओ। यानी कनक को समझाओ। कांता पिता के सामने दूसरी खाट पर बैठी सिर झुकाए सोचती रही। यानी कांता जो है वहाँ पर पिता के सामने दूसरी खाट पर बैठकर सोच रही है। पिताजी को अब ऐसे ही कुछ कहकर बहला देना संभव नहीं था। यानी ऐसे ही कुछ कहकर बहला देना संभव नहीं था। इसी चिंता में उनका शरीर गलता जा रहा था। इसी चिंता के कारण पिताजी ने उसे जालंधर से बुलवाया था। यानी वह इसी कनक के चिंता के कारण पिताजी का शरीर जो है झिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, ढलता जा रहा था। और इसी कारण के लिए कांता को पंडित जी ने दिल्ली बुलवाया था जालंधर से। कनक की ओर से उसके अतिरिक्त बोलने वाला भी कौन था? यानी कनक के विषय में बोलने के लिए कांता के अलावा कौन था? पिता भी और किसी से बात कर सकते थे। पिता चिंता में घुलते रहे। यह वह कैसे सह सकती थी? वह जानती थी कनक जालंधर नहीं जाएगी, उसे विवश करना भी न्याय नहीं था। यानी वह कांता चाहती थी कि कनक जो है जालंधर पुरी के पास नहीं जाएगी और उसको विवश करना भी यह ठीक न्याय नहीं है। कांता 2 बच्चों की माँ और घर में सबसे बड़ी थी, उसका ही उत्तरदायित्व था। यानी कांता जो है वह 2 बच्चों की माँ और घर में सबसे बड़ी थी, तो उसका ही दायित्व था। कांता ने कुछ पल सिर झुकाए अपने नाखूनों की कोरों को एकाग्रता से देखकर कह दिया, पिताजी कन्नी का इसमें कोई दोष नहीं। यानी वह कांता ने अपनी नाखूनों की ओर देखकर कहा कि पिताजी कन्नी का इसमें कोई दोष नहीं, यानी कनक का कोई दोष नहीं। कांता गर्दन झुकाई थी, परंतु पंडित जी की उत्सुक दृष्टि को अपने चेहरे पर अनुभव कर रही थी। यानी वह जानना चाहती थी कि कनक का कोई दोष नहीं तो दोष किसका है, क्या बात है, जानना चाहते थे पंडित जी। इतनी बात से उनका क्या समाधान हो सकता था? बात करना अनिवार्य था। तटस्थता का अनुभव लाने के लिए अंग्रेजी में बोली, इन लोगों के मैरिज रिलेशंस, दाम्पत्य जीवन अच्छे नहीं है। यानी वह कहने लगी जो इन लोगों के जो वैवाहिक जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन है, वह अच्छे नहीं। उसने कह दिया, पर यह तो रहस्य को और उलझा देना होगा। यानी कह दिया लेकिन जो रहस्य है वह उलझा देना होगा। कांता ने फिर साहस किया। पूरी बहुत बहुत नर्वस नेचर, निर्बल स्नायु है। यानी पूरी जो है निर्बल स्नायु है, ऐसा कहा। इन्होंने एक प्लेस्टिक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात की थी। डॉक्टर का ख्याल है कि वह साइकोपैथिक केस रुग्ण मानस है। बेचारी को चुपचाप घर में रहने भी नहीं देता। सता कर जाने क्या संतोष पाता है। यानी वह एक जो मानसिक रोगी डॉक्टर होते हैं उनको दिखाया, उनसे बात की, तो वह कहते हैं वह जो है एक मानसिक रोगी है। यानी दिमागी
मानसिक रोगी है तो वह तारा को घर घर में भी चुप बैठने नहीं देता, सताता है और सताने पर ही उसको संतोष आता है। कांता कठिन बात कह चुकी थी तो अपनी बात पक्की कर देने के लिए और भी कहा। यानी कांता कह गई थी फिर भी अपनी बात पक्की करने के लिए और बोली, अच्छा लेखक है, राजनीतिक आदमी है, बातें बना लेता है, परंतु उसमें कोई आचार निष्ठा नहीं है। यानी वो राजनेता है, अच्छा लेखक है, बातें बना देता है, लेकिन उसमें कोई आचार निष्ठा नहीं। कन्नी पहली बार अचानक जालंधर उसके मकान पर पहुंच गई थी तो उसके साथ एक दूसरी रिफ्यूजी लड़की थी। यानी वो कन्नी जब जालंधर गई थी तो उसके साथ दूसरी लड़की यानी उर्मिला थी, यह बता रही है। कन्नी को मालूम नहीं हुआ। यानी पिताजी पूछ रहे कि तो कन्नी को कनक को मालूम नहीं हुआ। मालूम क्यों नहीं हुआ? यह तो अपनी जिद में थी, एक बार वचन दे दिया था तो फिरना नहीं चाहती थी। पूरी के दिमाग में अब भी वही लड़की समाई जान पड़ती है। यानी वो पिताजी को कांता बता रही कि वह दूसरे लड़के के साथ कनक ने देखा और कनक ने देखा, लेकिन वह तो अपनी जिद में अड़ी थी, वचन दिया था तो वह निभाने के लिए विवाह कर बैठी और पूरी के दिमाग में अब भी वही लड़की है। गर्दन झुकाए कांता को पंडित जी का गहरा निश्वास सुनाई दिया। उसने आश्वासन पाया, पिताजी समझ गए। यानी पिताजी समझ गए। कांता आई हुई थी, इसलिए कनक 3 बजे ही अपने काम से लौट आई थी। बहन शायद घूमने या खरीद फरोख्त के लिए बाजार जाना चाहिए। यानी वह कांता आई थी, इसलिए कनक भी ऑफिस से जल्दी ही लौट आई थी कहीं बाहर जाने के लिए। उसने कांता से तारा की बहुत प्रशंसा की थी। बहन चाहेगी तो उससे भी मिला देगी। यानी कनक ने तारा की प्रशंसा की और यदि कांता चाहेगी तो तारा से ही मिलवा देगी। तीनों बाजार या सिनेमा चली जाएगी। यानी कांता कांता कनक और तारा तीनों मिलकर सिनेमा या बाजार जाएगी। कनक ने तारा को अपनी कोठरी में न देखकर पंडित जी की कोठरी में झांका। पिताजी पलंग पर गंभीर निश्चल बैठे हुए थे। कांता उनके सामने पलंग की पाटी पर गर्दन झुकाए बैठी थी। कनक पीछे हट गई। यानी वह कनक ने घर में देखा और आते ही उसको कांता न दिखी तो उसने पिताजी के कमरे में देखा। वहाँ पर पलंग पर पिताजी बैठे थे और उसके सामने पाटी पर जो कांता जो है सिर झुकाए बैठी थी और कनक पीछे हटी, कुछ न बोली। कांता कनक की कोठरी में आई आई तो कनक ने पूछ लिया, क्या बात है पिताजी, क्यों परेशान है? यानी कांता कमरे में आई कनक के तो कनक ने पूछा कि क्या बात है पिताजी, क्यों परेशान है? कांता ने पूरी बात कनक को बता दी। यानी कांता ने जो भी बात है वह बता दी। कनक ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा, पिताजी को इन झगड़ों से परेशान करने की क्या ज़रूरत थी? यानी देखती नहीं हो चिंताओं से उनकी सेहत की क्या दशा हो रही है? यानी वो कनक कहती है कि माथे पर हाथ मारते हुए कि पिताजी को ऐसे परेशानी क्यों बताई? पिताजी पहले ही चिंताओं से सेहत बिगाड़ रहे हैं। चिंता तो तुम्हें जालंधर भेजने की थी, तुम्हें समझाने के लिए ही तो मुझे बुलवाया था। मैं कुछ कहती तो कूदते ही रहते कि तुम व्यर्थ जिद कर रही है। अब बात तो खत्म हुई। यानी वह कांता कहती है कि तुम्हें जालंधर भेजने की चिंता थी और जब मैंने सब कुछ बता दिया है तो अब चिंता जो थी पिता की खत्म हो गई। क्या खत्म हुई? कनक की आंखों में आंसू भर आए। मैं तो सभी को दुख देने के लिए पैदा हुई थी। यानी कनक कहती कि क्या क्या बात खत्म हुई? मेरा जो जन्म हुआ है वह सभी को दुखी करने के लिए ही जन्म हुआ है, पैदा हुई हूँ। वह माथा पकड़कर खाट पर लेट गई। यानी कनक इतना कहकर माथा पकड़कर खाट पर लेटी गई। जया अम्मी अम्मी पुकारती कोठरी में आ गई। उसने माँ का आंचल खींच कर बताया कि गुड़िया को नहलाते नहलाते उसका फाँक भीग गया। यानी वह जो गुड़िया है उस गुड़िया को नहलाते हुए जया का फाँक भीग गया, वह माँ को बता रही है। कनक ने चेहरे से आंचल नहीं हटाया। कांता ने जया को लाड़ से बाह में लिया और दूसरे कमरे में ले गई। यानी कनक जो है रो रही है आंचल ढाँप कर और कांता ने जया को दूसरे कमरे में ले लिया और उसके कपड़े बदल लिए। 5 बजे कांता ने आवाज़ दी, कन्नी उठो, मुझे नानो और कुंकू के लिए कुछ कपड़ा लेना है। इनके लिए भी पैंट का कपड़ा लेना चाहती हूँ। यानी वह 5 बजे और फिर कनक को कांता ने आवाज़ दी, उठो नानो और कुक्कू के लिए कुछ कपड़ा लेना है और इनके लिए यानी नयर के लिए भी पैंट का कपड़ा लेना चाहती हूँ। कनक ने उठकर हाथ मुंह धोए, बाहर जाने के लिए साड़ी बदली। सोचा जया साथ चलने के लिए जिद करेगी, उसका भी फाँक बदल कर कंघी कर दी। यानी वह हाथ मुंह धोए जाने के लिए तैयार हो गई और जया भी बाहर जाएगी इसलिए उसका भी हाथ मुंह धोया, उसको भी तैयार किया। ख्याल था पिताजी के कमरे में होगी। बच्ची का मन नाना के ही कमरे में लगता था। यानी जया जो है पिताजी के कमरे में होगी
गया और बच्ची का जो मन है नाना के पास ही लगता है। कनक ने झाँका, पंडित जी पलंग पर बाह का तकिया बनाए चित्त लेटे थे। जया प्रेस से रंगीन कागज की कतरे लेकर कुछ बनाकर उन्हें दिखाने के लिए बार बार पुकार रही थी। यानी वो जो जया जो है कुछ प्रेस के जो रंगीन कागज है वह ले आकर कतरे कतरे हुए ले आकर पंडित जी को दिखा रही थी और पंडित जी पलंग पर लेटे हुए थे। पंडित जी आंखें मूंदे मूंदे हाँ बेटा उत्तर देते जा रहे थे, आंखें नहीं खोल पा रहे थे। यानी वो जया को हाँ बेटा कह रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन आंखें नहीं खोल पा रहे थे। कनक ने लड़की को नहीं बुलाया, यानी कनक ने एक लड़की को जया को नहीं बुलाया। कांता जया को कुछ खरीद कर देना चाहती थी। उसने पूछा जया को नहीं बुलाया, यानी उसने पूछा जया को नहीं बुलाया। बहन जी रहने दो, यहाँ रहेगी तो जरा पिताजी को टोकती तो रहेगी, यानी यहाँ रहेगी तो पिताजी को बात करती रहेगी। कनक और कांता जया को आहट न पाने देने के लिए आंगन में से दबे पांव ड्योढ़ी की ओर चली गई। यानी कनक और कांता जया को पता न चले इसलिए दबी पाँव हल्के पाँव और चली गई आंगन से। कांता 2 दिन दिल्ली में रहकर जालंधर लौट गई थी। कनक बहुत ध्यान और चिंता से पंडित जी की अवस्था देख रही थी। उनकी सब चिंता और दुख उसी के कारण था। यानी वह कांता जो थी चली गई थी और जालंधर चली गई थी और कनक देख रही थी सब कुछ। जो पिताजी चिंता कर रहे थे वह केवल कनक की चिंता कर रहे थे। यह लज्जा उसे मारे डाल रही थी। पंडित जी अपनी चिंता छिपाकर साधारण व्यवहार करने का प्रयत्न कर रहे थे। यानी पंडित जी जो है उनके अंदर जो भी चिंताएं है वह चिंताएं छुपाकर जीने की कोशिश कर रहे थे साधारण बनकर। दीवाने दीवाने गाली पिया मुद्दसे हलिया मोटे अक्षरों में छपी गीता लेकर पीठदान मोटे पर बैठ जाते। यानी वह दीवाने गालिब शायर है मुद्दसे हली या मोटे अक्षरों में छपी गीता को लेकर पढ़ते बैठ जाते। कनक उनकी और कनखियों से देख लेती, यानी कनक जो है देख लेती थी। पंडित जी पुस्तक गोद में रखे रहते परंतु कनपट्टी मुट्ठी पर टिकाए चिंता में डूबे रहते। कनक जानती थी उसकी फूटी किस्मत के सिवा सोचने को क्या क्या था। यानी वह कनक जानती थी केवल क्या सोच रहे हैं, केवल कनक की ही फूटी किस्मत के बारे में सोच रहे होंगे। लगभग 1 सप्ताह बाद पंडित जी का व्यवहार फिर पूर्ववत दिखाई देने लगा, यानी फिर वो पूर्ववत व्यवहार दिखाने लगा। संध्या समय जया को कहानियाँ सुनाने और मौखिक गणित सिखाने लगे। यानी संध्या समय फिर वह जया को कहानियाँ सुनाने लगे, गणित सिखाने लगे। कनक सुन रही थी। पिताजी ने जया को हकी हकी हकीकत राय की कहानी सुनाई। यानी कनक ने सुना कि पिताजी जो है जया को हकीकत राय की कहानी सुना रहे हैं। ब्यौरे से बता दिया कि दुष्ट लोगों ने उस बहादुर लड़के को पाँव से आरंभ करके धीरे धीरे ईंटों और चूने से गले तक दीवार में चुनकर कहा कि तुम अब भी अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन वह बहादुर लड़का डरा नहीं। यानी वह बता रही कि जो किस प्रकार दुश्मन ने उस हकीत राय को किस प्रकार ईंटों की दीवार से पाँव से लेकर सिर तक ढाक दीवार में ढाक दिया और लेकिन उन्होंने धर्म स्वीकार नहीं किया, अपना धर्म छोड़ा नहीं। उसे पूरे दीवार में चुन लिया गया, उसका शरीर मर गया परंतु उसका धर्म उसका नाम अब भी जिंदा है। यानी जो भी उसका जो कर्तव्यनिष्ठ था, जो भी उसमें तटस्थता थी, जो भी दृढ़ निश्चय था, उसके आधार पर वह अब भी उसका नाम उसका कर्म अब भी जिंदा है। कनक दिन भर की थकावट के बाद भोजन तैयार हो जाने की प्रतीक्षा में खाट पर लेट गई थी। दुर्रानी गली में आकर बस गई एक पंजाबी विधवा दोनों समय उनके यहाँ रसोई चौके का काम कर कर जाती थी। यानी वह कनक जो है भोजन की प्रतीक्षा करते हुए लेट गई थी और उनके यहाँ आई हुई एक दुर्रानी गली में आकर बसी हुई एक पंजाबी जो विधवा औरत है वह रसोई चौके का काम कनक के यहाँ करती थी। कनक कनक पर कनक खाट पर लेटी हुई सुन रही थी, यानी कनक जो है खाट पर लेटी हुई पिताजी की कहानी सुन रही थी। उसके पिता उसकी बेटी को समीप लिटाकर कहानी सुना रहे थे। कनक को ख्याल आ रहा था धर्म के भेद का झगड़ा कब और कहाँ जाकर समाप्त होगा। यानी कनक को ख्याल आया जो भी धर्म के भेद पर झगड़ा होता है वह कहाँ जाकर खत्म होगा। वह हकीकत राय जैसे मासूम बच्चों को
बच्चों को ले मरा, यानी वह धर्म जो है मासूम बच्चों को, हकीकत राय जैसे बच्चों को लेकर मर गया। उसी झगड़े के कारण वे लोग लाहौर छोड़कर बेघर बेघर बार हो गए। धर्म के कारण उस मकान और गली के लोग को पश्चिम भाग जाना पड़ा। इन धर्म के कारण ही देश का विभाजन हुआ। यह सब केवल अदृश्य भगवान के प्रति धारणाओं में भेद से है। यानी एक जो भगवान नहीं है, जो अदृश्य है, दिखता नहीं, लेकिन उसके धारणाओं के कारण यह सब कुछ हो गया। पिताजी की बात सुनने की इच्छा के कारण ठीक से सोच नहीं पा रही थी। सोचने सोचने से लाभ भी क्या, यानी पिताजी की बात सुनने में वह सुन रही थी तो वह सोच नहीं पा रही थी, और सोचने से लाभ भी क्या, यह भी सोच रही थी। कनक को याद आ रहा था, वह भी बचपन में पिताजी से इसी तरह कहानी सुना करती थी। कनक ने सुना। जया ने बड़ी तन्मयता से पूछ लिया, हकीत राय मर गया, फिर क्या हुआ? यानी वह सुन रही थी, और फिर कनक भी बचपन में पिताजी से ऐसी कहानियाँ सुनती थी। और जया ने कहानी सुनने के बाद पंडित जी से पूछा, तन्मयता से, उत्सुकता से पूछा कि हकीकत राय मरने के बाद उसका फिर क्या हुआ? पंडित जी ने उत्तर दिया, बेटा, जो बच्चे धर्म और अच्छे काम करने से, सच्ची बात कहने से नहीं डरते, वे बहादुर होते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं मरते। अरे, पंडित जी ने कहा कि जो जो बच्चे जो है धर्म के लिए और अच्छे काम करने के लिए मर मिटते हैं, और वे बहादुर होते हैं, और ऐसे लोग कभी नहीं मरते। जया का प्रश्न फिर सुनाई दिया, उनका गला काट देते हैं फिर भी नहीं मरते, यानी वो जया ने फिर कहा कि उनका गला काट देते हैं लेकिन फिर भी वह नहीं मरते। सुनकर कनक को बेटी के भोलेपन पर प्यार आ गया, यानी बेटी का जो भोलापन है, बच्चा जो निरागस होता है, उस पर वह भोलेपन से पूछ रही है लड़की जया अपने नाना को कि उनका गला काट देते फिर भी वह नहीं मरते। और इसी बात पर कनक को जया पर प्यार आया, स्नेह आया। जया प्रश्न पर प्रश्न पूछती चली जाती। याद आया, पिताजी प्राय कहा करते थे, कन्नी, तू बचपन में भी बहुत प्रश्न पूछती थी, बाल की खाल निकालती रहती थी। यानी वह उसकी बचपन याद आया। कनक पिता का उत्तर सुनने के लिए सत्कर्त हो गई, यानी पिता क्या कहेंगे यह बात सुनने के लिए कनक जो है सत्कर्त हो गई। पंडित जी ने कहा, हाँ बेटा, जो अच्छे काम से नहीं नहीं डरते वे कभी नहीं मरते। यानी फिर वह पिताजी कहते कि हाँ बेटा, जो अच्छे काम से नहीं डरते वह कभी नहीं मरते। कनक की नज़र बेटी की ओर चली गई। जया ने अपना पाँव हाथ में पकड़कर फिर पूछा, कभी भी नहीं मरते, सब लोग मर जाते हैं तो भी नहीं मरते। यानी वह जया ने फिर पूछ लिया कि कभी नहीं मरते, सब लोग मर जाते फिर भी वे नहीं मरते। पंडित जी ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, वे कभी नहीं मरते। सुनो, उनकी बहादुर और अच्छा काम देखकर देखकर दूसरे लोग बहादुर बनते हैं, धर्म और अच्छा काम करना सीखते हैं। यानी वह कहती कि जो बहादुर लोग हैं उनको देखकर अन्य लोग बहादुरी का काम करते हैं, अच्छा बनते हैं, और उनकी तरह जीने का प्रयत्न करते हैं। जया ने फिर पूछा, धर्म क्या है? जया ने फिर पूछा कि धर्म क्या है? पिताजी ने धर्म की व्याख्या की, जो बच्चा कभी नहीं डरता, बड़ों का कहना मानता मानता है, सच बोलता है, किसी की चीज़ नहीं लेता, लालच नहीं करता, गंदी चीज़ें नहीं खाता, साफ सुथरा रहता है, किसी को नहीं मारता, वह बहादुर होता है, धर्म करता है। तुम भी धर्म करोगी और बहादुर बनोगी। यानी धर्म की व्याख्या पंडित जी ने किस प्रकार की है? जो बच्चा, यानी जो व्यक्ति बड़ों का आदर करता है, सच के लिए लड़ता है, किसी की चीज़ नहीं लेता, यानी किसी की चोरी नहीं करता, लालच नहीं करता, मोह नहीं रखता, गंदी चीज़ें खाता नहीं, जो भी वो उसका सरल साधारण आहार है वही खाता है, वही बहादुर होता है। और तुम बहादुर बनोगी ना बेटा, ऐसा वह उस जया को कह रहे हैं। मम्मी भी बहादुर है? जया ने पूछ लिया, यानी जया ने पूछ लिया कि क्या मम्मी भी बहादुर है? सुनकर कनक को रोमांच हो आया। पिताजी का उत्तर सुनने के लिए उसने होठ दांत तले दबा दिया, यानी पिताजी क्या कहते हैं इस बात पर वह सुनने के लिए उत्सुक हो गई। पंडित जी ने उत्साह से कहा, तुम्हारी मम्मी बहुत बहादुर है। मम्मी धर्म करती है, अच्छा काम करने से कभी नहीं डरती, किसी को धोखा नहीं देती। हमारी बेटी भी ऐसी ही बनेगी। यानी वो पंडित जी कहते कि तुम्हारी जो मम्मी है वह तो बहुत बहादुर है, वह धर्म करती है,
करती है, अच्छा काम करने से कभी नहीं डरती, किसी को धोखा नहीं देती। हमारी बेटी भी ऐसी बनेगी, यानी हमारी जो छोटी जया है वह भी ऐसी ही बनेगी। कनक ने दीर्घ निश्वास छोड़ा, मैं तो क्या अच्छा काम कर सकी, यह लड़की तो कुछ बन जाए। यानी कनक सोच रही कि मैं तो कुछ अच्छा काम नहीं कर सकी, लेकिन यह जो लड़की है कुछ अच्छा बन जाए। परंतु उसका मन हल्का हो गया। पिताजी उससे रुष्ट नहीं थे, यानी पिताजी उससे रुष्ट नहीं थे, नाराज नहीं थे। इसको कनक को पता चला। पिता उसके कारण लज्जित नहीं थे, तो उसे किसी की चिंता नहीं थी। यानी पिता जो थे कनक के कारण लज्जित नहीं थे, चिंतित नहीं थे। इसको वह कनक को पता चला। पंडित जी संध्या का भोजन 8 बजे अवश्य कर लेते थे। भोजन के पश्चात एक एक मील घूम घूम लेने का भी नियम बना लिया था। यानी वह पंडित जी जो थे रात के 8 बजे भोजन करते थे और भोजन होने के बाद 1 मील घूमकर आते थे चक्कर लगाकर। अंधेरा हो जाने पर गलियों में से बाहर जाने जाने में उन्हें असुविधा होती थी। आंगन की परिक्रमा के कदम गिनकर हिसाब कर लिया था कि 70 बार आंगन की परिक्रमा कर लेंगे, 1 मील और 36 गज गज घूमना हो जाता था। यानी वह अंधेरा हो जाने के बाद बाहर घूमने में उनको असुविधा होती थी, कठिनाई होती, तो इसलिए उन्होंने आंगन में ही चक्कर लगाए थे। आंगन के 70 चक्कर लगाने से 1 मील और 36 गज हो जाता था, तो वह आंगन में ही परिक्रमा करते थे। कनक पिता के साथ भोजन कर लेती थी तो परिक्रमा में पिताजी का साथ देती, यानी कनक भी पिताजी के साथ घूमती थी। उस समय पिता और बेटी सभी तरह की बातें कर लेते थे। कश्मीर को भारत का अंग मानने के संबंध में युक्तियां, गवर्नमेंट की सफलता असफलता, भारत के किसी भी सामरिक गुट में सम्मिलित न होने का औचित्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भारत की देन, जया की पढ़ाई और स्वस्थ कंचन नरोत्तम के पत्र, दूसरी पंचवार्षिक योजना की संभावनाएं, सामाजिक, नैतिक और कभी दार्शनिक प्रसंग भी। यह प्रसंग प्राय कई बार दोहराए जा चुके थे। कनक पिता के विचारों और दृष्टिकोण से परिचित थी। यानी वो घूमते घूमते कनक और पंडित जी बातें करते थे कि जो कश्मीर का प्रश्न है, भारत जो है, कश्मीर जो है भारत का अंग है, गवर्नमेंट की सफलताएं असफलताएं, यानी ऐसी अनेक सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तर्क वितर्क की बातें, दूसरी पंचवार्षिक योजना की संभावना क्या हो सकती है, उसमें दूसरे पंचवार्षिक योजना में सामाजिक, राजनीतिक किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर चर्चा होती थी। कांता के जालंधर लौट जाने के प्राय मास भर बाद कनक को लगा पंडित जी कुछ नए ढंग से या नई नई बातें सोचने लगे थे। यानी वो कांता जालंधर जाकर 1 माह हो गया, तो फिर कनक को लगा कि पंडित जी यानी उसके पिताजी एक नए ढंग से रहने लगे हैं, नई बातें सोचने लगे थे। कुछ ऐसी बातें जो उनके लिए 30-40 वर्ष पूर्व सोचना अधिक स्वाभाविक होता। उचित अनुचित के निर्णय में परंपरा और बहुमत की अपेक्षा अपने विवेक पर भरोसा करने से साहस की आवश्यकता है। यानी पंडित जी जो है विवेक, तर्क वितर्क की बातें सोचने लगे थे। परिस्थिति के अनुसार जीवन की पूर्णता के लिए जो अनुकूल हो वही उचित है। यानी वह परिस्थिति के अनुसार जीवन को जो पूर्णता देने के लिए आवश्यक अनुकूल हो वही उचित है। औचित्य की कोई धारणा शाश्वत नहीं, यानी औचित्य पाने की कोई जो धारणा है वह शाश्वत नहीं। मनुष्य कर्म का फल अवश्य पाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम जिन कर्मों को जानते नहीं उनके फल से नियंत्रित है, बल्कि यह कि हम अपने प्रयत्न और कर्म से स्वयं को और समाज को जैसा बनाने का प्रयत्न करते हैं, हमारा जीवन उसी के अनुसार बन जाता है। यानी पंडित जी सोचते थे कि जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा वह फल पाता है, और जो हम कर्म नहीं करते वह उसका फल पाने की आशा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम प्रयत्न करते चाहिए, कर्म करते रहने चाहिए और फल मिल ही जाता है। हमारा जीवन उसी कर्म और फल के आधार पर ही चलता है। जीवन में प्रयत्न करने का समय कभी समाप्त नहीं होता। जीवन भर कर्म करते ही रहनी चाहिए। सुकर्म कुकर्म की कसौटी ज्ञान और भावना है। यानी अच्छे कर्म या बुरे कर्म यह केवल एक भावनाओं ज्ञान यह अच्छे कर्म या बुरे कर्म यह केवल ज्ञान की कसौटी है और भावना है। कार्य और कर्म तो क्षण में समाप्त हो जाते हैं, वे मनुष्य को नहीं बांध सकते। यानी जो भी कार्य है, कर्म है, समय के साथ समाप्त हो जाते हैं और वह कार्य और कर्म मनुष्य को बांध नहीं रख सकते।
भावना और ज्ञान बहुत समय तक बने रहते हैं। जो भी भावना है, ज्ञान है, वो बहुत समय तक रहते हैं। ज्ञान कभी मूर्त नहीं होता। अ, उनसे एक उनसे एक बाद दूसरे कार्य और कर्म होते रहते हैं, यानी कर्म जो है एक के बाद एक होते हैं, लेकिन ज्ञान जो है वह रहता है। ज्ञान और भावना ही मुख्य है। ज्ञान और भावना जो है, व्यक्ति के अंदर का जो ज्ञान है और व्यक्ति की जो भावना है, स्वभाव है, वह कभी बदलता नहीं, वह ही मुख्य होता है। यदि समझ और भावना ठीक ठीक है तो मनुष्य फूलों को सुधार सकता है। यानी व्यक्ति की समझ और भावना ठीक है तो व्यक्ति जो है, जो भी उसने गलती की है उसको सुधार सकता है। भूल की परख तो ज्ञान से होती है। मनुष्य का ज्ञान सदा एक सा नहीं रहता। यदि हम 50 वर्ष पूर्व के समाज की आलोचना अपने आज के विचारों से करें तो कहेंगे उस समय मनुष्य वैज्ञानिक नियमों के संबंध में, अब औषधियों के संबंध में, खेती और कारीगर के संबंध में, व्यवस्था और कानूनों के संबंध में भी बहुत गलत फहमी में था। यानी वह सोचते थे कि विभाजन से पूर्व जो आज जो ज्ञान विज्ञान है, उसके उससे वो व्यक्ति पूर्व का वंचित था, उसको पता नहीं था। उन्हीं गलतफहमियों और भूलों से सीख कर समाज आज यहाँ, यानी वही जो भूल हुई है, उन्हीं भूलों को, उन गलतियों को सुधार कर आज समाज जो है विकसित बनता जा रहा है। कनक केवल विचार के लिए विचार की इन बातों से उबने लगती थी, यानी केवल विचार करते करते उब जाती थी। कभी यह भी ख्याल आता, पिताजी कहीं बीते सुविधामय जीवन की याद में ही तो नहीं बहक रहे हैं, या आयु बढ़ने और शरीर की शक्ति क्षीण होने पर बुढ़मस के लक्षण तो नहीं आ रहे। यानी कनक सोचती थी, पिताजी जो है पूर्व का जो सुखमय जीवन था उसकी याद में तो नहीं खो रहे, बहक नहीं जा रहे, या आयु बढ़, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उसकी जो शक्ति है, उसके अंदर की जो ऊर्जा है वह कम हो जा रही है, या बुढ़ापे का लक्षण दिखाई दे रहा है। चुपचाप सुन लेती, जो भी हो अब इनका मन हल्का होता है, हल्का तो है। यानी वो कहती है पिताजी को जो भी सोचने दो, लेकिन उनका जो मन है पिताजी का हल्का हो रहा है। पंडित जी ने भोजन के बाद आंगन की परिक्रमा करते हुए बिल्कुल तटस्थ भाव से एक बात कह दी, यानी पिताजी जो घूम रहे हैं रात के समय में, परिक्रमा कर रहे हैं आंगन की, तब एक बात कह दी। कनक उसका उत्तर देने में फरवरी की गुलाबी सर्दी में भी पसीना पसीना हो गई थी। यानी कनक जो है सर्दी के मौसम में भी उसका उत्तर देते हुए पसीना पसीना हो गई। उत्तर देने के बाद पिताजी के साथ टहल सकना भी संभव न रहा, अपने पलंग पर जाकर लेटी। यानी कनक ने उत्तर दिया और फिर वह घूम न सकी और वह अपने पलंग पर जाकर लेट गई। दूसरे दिन प्रातः ही वह बात गिल को बता देने के लिए कनक का मन छटपटा रहा था। यानी दूसरे दिन वह गिल से बात करने के लिए, बता देने के लिए छटपटा रहा था। उसने बहुत निग्रह से काम लेने का निश्चय लिया, यानी उसने बहुत निग्रहण से काम लेने का निश्चय कर लिया। बताए बिना वो रह सकना संभव नहीं था, यानी जो भी बात है वह गिल को बताए बिना संभव नहीं था। परंतु बताकर परिणाम क्या होगा, यानी फिर गिल को बताकर परिणाम क्या होगा, यह भी उसके सामने प्रश्न था। स्थिति को संभाल भी पाएगी। उसका सिर उड़ा सा था। दफ्तर में काम कर सकना संभव नहीं हो रहा था, यानी उसके मन में गिल को वह पिताजी ने बताई हुई बात बताना, यह उसके मन में उत्साह था, और वह दफ्तर में भी काम में मन नहीं लग रहा था। दफ्तर में 3 बार हाथ फोन पर चला दफ्तर में 3 बार हाथ फोन पर चला गया कि गिल से संध्या समय मिलने के लिए कह दे, परंतु हाथ रोक लिया। आशंका थी फिर क्या होगा, यानी वह कनक ने फ़ोन करके गिल को बात करने के लिए कहा, लेकिन फिर सोचा कि गिल से यदि बताए तो फिर परिणाम क्या होगा, उस बाढ़ को रोक सकेगी। पिछली बरसात के दिनों दिल्ली में देखी यमुना की बाढ़ का दृश्य कल्पना में नाच गया, यानी जो भी उसके बाद क्या होगा, उस विचारों के बाढ़ ने कनक को रोका, और फिर वह पिछली बार दिल्ली में जो यमुना नदी बहती है उसमें जो बाढ़ आई थी उसकी कल्पना में वह खो गई। कनक परिणाम के विचार से आत्मनिर्भर में छटपटाती रही, यानी कनक जो है गिल को बता दी तो वह कल्पना में क्या परिणाम क्या होगा, इसके कल्पना में वह खो सी गई। रात इसी परेशानी में नींद भी नहीं आ रही थी, यानी रात में इसी परेशानी की वजह नींद नहीं आ रही थी। आखिर उपाय सूझ गया। पहले वचन ले लूँगी कि मेरे अनुरोध की रक्षा का वचन देना होगा। कनक को नींद आ गई, यानी फिर पहले मैं गिल से वचन दे दूँगी कुछ न कहो, और फिर बोलूँगी, ऐसा कहा, फिर उसको नींद आ गई।
कनक की शंका और सावधानी अकारण नहीं थी। गिल ने जालंधर में 4 वर्ष तक ऐसा संयम निभाया था मानो कनक और उसके बीच कभी कोई आकर्षण या रहस्य न रहा हो। यानी पहले जो था कनक कनक जब लखनऊ में नौकरी कर रही थी, तब गिल और कनक के बीच जो भी वह आकर्षण निर्माण निर्माण हुआ था, लेकिन वो जालंधर कनक के साथ 4 वर्ष रहा, लेकिन उसमें तभी कुछ आकर्षण का रहस्य गिल और कनक के बीच में नहीं रहा। वह कनक के बड़े भाई की तरह ऐसे व्यवहार करता था कि उसे बहन या सखा की सभी कमजोरी या और रहस्य मालूम हो और बहन या सखा का हित उसका उत्तरदायित्व हो। यानी गिल जो है वहाँ पर एक भाई के जैसा एक अच्छा व्यवहार करता था। उसको कभी किसी संबंधी के रिश्तेदारों की कमी महसूस नहीं होती थी। कनक के हित के विचार से वह सदा पूरी का पक्ष लेना उचित समझता था, क्योंकि कनक का हित पूरी को दोषी प्रमाणित कर देने में नहीं था। यानी वह कभी भी बात करता था तो वो पूरी का समर्थन करता था, क्योंकि वह पूरे कनक के सामने पूरी को दोषी प्रमाणित करना नहीं चाहता था। यदि वो दोषी पूरी को करता था तो कनक का जो है संसार उद्ध्वस्त हो जाता था, और वह इसलिए वह नहीं होता था। कनक के हित में कड़ी बात कह देने में भी संकोच नहीं करता था। कनक भी गिल के हित के प्रति उत्तरदायित्व समझती थी। कनक के अतिरिक्त गिल की चिंता करने वाला और क्या था। यानी गिल के अलावा कनक का चिंता करने वाला कोई नहीं था। कनक ने गिल की भलाई के लिए आग्रह से एक बार गिल को बहुत खिन्न भी कर दिया था। यानी जो कनक ने गिल से आग्रह करके कनक गिल की भलाई के लिए उसने आग्रह भी किया था और खिन्न कर दिया था। महेंद्र नैयर मंडी बाजार में रहता था, तो उसके मकान के सामने ही डॉक्टर बेदी ने भी मकान ले लिया था। यानी महेंद्र नैयर जो है जालंधर में मंडी बाजार में रहता था, और उसके मकान के सामने डॉक्टर बेदी भी रहती थी। नैयर और बेदी की भेंट 10-12 बरस बाद हुई थी। यानी नैयर और जो बेदी है उन दोनों की भेंट 10-11 वर्ष बाद हुई थी। देखते ही पहचान गए थे। विद्यार्थी जीवन में दोनों को टेनिस का शौक था। यानी वह जब छात्र थे, बेदी और नैयर दोनों को टेनिस का शौक था। रेंगल में 2-3 बार एक दूसरे का सामना भी किया था। यानी जो रेंगल थी प्रतियोगिता में 1-2 बार दोनों ने एक दूसरे के प्रति खेला था। बेदी मेडिकल कॉलेज का और नैयर लॉ कॉलेज में था। जालंधर में भेंट हुई तो दोनों लिपट कर मिले। यानी वो जालंधर में भेंट हुई दोनों की, नैयर की और बेदी की, बहुत दिनों के बाद तो दोनों एक दूसरे को लिपट कर मिले, यानी आलिंगन लेकर मिले। नैयर और अनूप सिंह बेदी के मकानों में गली की चौड़ाई का ही अंतर था। यानी नैयर और अनूप सिंह के बीच में केवल गली की चौड़ाई का ही अंतर था। दोनों परिवारों में खूब आना जाना हो गया था। नैयर को किसी के घर जाने की आदत कम ही थी। यानी नैयर किसी के घर जाने की आदत नहीं थी, परंतु डॉक्टर बेदी के यहाँ कभी कभी जा बैठता था। यानी डॉक्टर बेदी के पास वह कभी कभी जाता था। नानो या धीरू को चीख भी आती तो कांता बेदी भ्रांची को दिखाकर या बुलाकर राय लेती थी। बेदी की पत्नी बसंत कौर बहुत मिलनसार थी। यानी वो बेदी की पत्नी का नाम जो था वह बसंत कौर था, और वह की मिलनसार थी। उससे भी अधिक कांता को अच्छी लगती थी डॉक्टरनी की देवरानी अमर कौर। यानी डॉक्टरनी की जो देवरानी है वह अमर कौर नाम है। अमर कौर साधारण सुंदरी थी, बिल्कुल कलाकार की कल्पना जैसी। यानी अमर कौर जो है वह यानी जो डॉक्टरीन थी उसका नाम बसंत कौर था। उसकी देवरानी जो थी अमर कौर, वह बिल्कुल एक कलाकारी की जैसे कोई कलाकार मूर्ति बनाता है उसकी तरह वह सुंदर थी। एक जकड़े पर नीचे की ओर ठिंडोने जैसा घाव का दाग था, शायद इसलिए कि कितनी नूर पर नज़र न लग जाए। स्वभाव भी वैसा ही सौम्य और बोलती कम थी। यानी स्वभाव भी शांत था, बोलती भी कम थी। जब बोलती बोलों में लाज और मिठास घुल रही थी। कनक अमरों को बहन के घर 2 ही बार देखकर उस पर मुग्ध हो गई थी। यानी जो अमरों को कनक जो है कांता के घर में 2 बार मिली थी और उस पर मुग्ध हो गई थी, यानी प्रसन्न हो गई थी। उसकी करुण कहानी सुनी तो स्तब्ध रह गई। यानी उसकी जब करुण कहानी सुनी तो स्तब्ध रह गई। डॉक्टर अनूप सिंह बेदी का भाई ईशर सिंह बेदी भी डॉक्टर था। यानी जो बेदी का भाई के नाम ईशर सिंह बेदी, यह भी डॉक्टर था। उसने भी मीटर गुमरी में ही प्रैक्टिस आरंभ की थी। विभाजन से बरस भर पहले
ही उसका विवाह हो गया था, यानी विभाजन होने के बाद ही विवाह हो गया था। ईश्वर सिंह ने प्रैक्टिस के लिए चौड़े बाजार में दुकान ले ली थी। विभाजन से 6 मास पूर्व ही वह आमर कौर को लेकर गली के कोने पर दुकान के ऊपर के कमरे में रहने लगा। यानी जो ईश्वर सिंह है उसने प्रैक्टिस करते हुए ही वहाँ से ही उसने शादी कर ली और अमर कौर को लेकर दुकान के ऊपरी मकान पर रहने लगा था। आसपास अधिकांश मुस्लिम बस्ती थी, 4-6 घर ही हिंदुओं के थे। यानी वहाँ पर जालंधर की बात सोच रही है तो वहाँ पर ज़्यादा मुसलमान ही थे और केवल 4-6 ही हिंदुओं के लोग थे। शहर में सनसनी फैल गई तो डॉक्टर अनूप सिंह ने छोटे भाई को अपने यहाँ ही आने जाने के लिए कह दिया था। यानी जो अनूप सिंह ने शहर में सनसनी फैली थी, चर्चा हो रही थी, तो अनूप सिंह ने अपने यहाँ ही रखने के लिए कहा था। उनकी गली में सब बस्ती हिंदू सिखों की ही थी, वह स्थान उनके लिए सुरक्षित था। ईश्वर सिंह ने कहा कहा उसकी गली में एक भी परिवार भागा तो पड़ोसियों का हौसला टूट जाएगा। यानी ईश्वर सिंह ने कहा था उसके गली से एक भी यदि पड़ोसी जाएगा तो एक भी व्यक्ति भागेगा तो परिवार का जो है हौसला टूटेगा, अन्य पड़ोसियों का, और पड़ोस के मुसलमानों का हौसला बढ़ जाएगा। यानी मुसलमानों का हौसला बढ़ जाएगा कि वह तो उनको जगह मिल रही है। उसने भाई के यहाँ से बंदूक और कारतूस लेकर रख दी। यानी भाई के यहाँ से उसने हथियार, बंदूक और कारतूस लेकर रख गए। ईश्वर सिंह बंदूक लाया तो अमरों ने कौतूहल से बंदूक को देखा था। यानी जो अमर ने कौतूहल से बंदूक को देखा था। ईश्वर सिंह ने प्यार से पूछा, तुम बंदूक क्या जानो, पहले भी कभी देखी है? यानी ईश्वर सिंह अपनी पत्नी अमर कौर से पूछ रहा है कि तुम बंदूक क्या जानती हो, तुमने पहले भी कभी बंदूक देखी है? अमरो रिटायर्ड सूबेदार की पोती थी। यानी जो अमरोजीत थी, अमर कौर जो है वह रिटायर्ड सूबेदार की पोती थी। उसने बताया उसके घर में बंदूक थी। दादा को शिकार का भी शौक था। उनकी ज़मीनों की सीमा पर तालाब थे, वहाँ जल मुर्गियाँ बहुत आती थी। यानी वहाँ पर वो उसके दादाजी को शिकार का शौक था, उसके घर में बंदूक थी और वह दादा सुबह शाम घूमते जाते तो बंदूक हाथ में रखते थे। यानी वह सुबह शाम घूमते थे तो बंदूक साथ में ही रखते थे, शिकार करते थे। हुँ, कभी पोते पोती घर पर होते तो उन्हें भी साथ ले, यानी पोते पोती साथ रहती तो उनको भी साथ ले जाते शिकार पर। अमरो कई बार जल मुर्गियों पर बंदूक चला चुकी थी। यानी अमर अमर जो है वह कई बार जल मुर्गियों का शिकार करते हुए बंदूक चलाई थी। दादा जब भी उसे फायर करवा देते तो 2 दिन तक बेचारी के कंधे में दर्द पड़ा। यानी वह जब भी दादा जो है अमर कौर से फायर करवाती थी तो 2 दिन से अमर के कंधे में दर्द रहता था, क्योंकि उस समय की बंदूक ज़्यादा वजनदार रहती थी और वह जितना बल वह गोली पर रहता है उतना ही बल वह गोली सामने जाते हुए आगे बंदूक पर डालती है और वह बंदूक का जो बल है वह हमारे कंधे पर रहता है और वह बंदूक जो है कंधे पर बल डालती है, इसलिए वो कंधे पर दर्द होता है। साई की गली में 19 अगस्त की संध्या समाचार पहुंचा कि चौड़े बाजार के हिंदुओं पर आक्रमण हो गया। यानी वो साई की गली में 19 अगस्त को समाचार हुआ कि चौड़े बाजार के हिंदुओं पर आक्रमण हो गया। मुस्लिम पुलिस पर क्या भरोसा किया जाए, यानी जो मुस्लिम पुलिस वाले थे उन पर कैसा भरोसा किया जा सकता। साई की गली के लगभग 50 आदमी शस्त्र लेकर चौड़े बाजार के हिंदुओं की सहायता के लिए गए। यानी वहाँ पर जो शाही गली के जो 50 आदमी है वह वहाँ के हिंदू लोगों की मदद करने के लिए चले गए। उनके पहुँचते पहुँचते प्रातः प्राय सब कुछ समाप्त हो गया। यानी वहाँ जाते जाते सब कुछ समाप्त हो गया। अमर कौर दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे बंदूक हाथ में लिए बेहोश पड़ी थी। यानी जो अमर कौर जो है वह ऊपरी मंजिल पर बंदूक हाथ में लेकर बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े खून से लथपथ थे। गोद की बच्ची गोली लगने से मर चुकी थी। यानी वह उसके गोद की जो बच्ची है वह गोली लगने से मर गई थी। उसका पति ईश्वर सिंह भी कई गोलियां लग जाने से मर पड़ा था। यानी उसका पति जो ईश्वर सिंह है वह भी मर गया था। डॉक्टर अनूप सिंह ने बताया गरीब लड़की कितनी फायर कर सकती थी। यानी डॉक्टर अनूप सिंह ने बताया जो लड़की है वह कितनी फायर कर सकती थी, कितनी गोलियां चला सकती है। 2-4 फायर किए होंगे, झटके से दाई और हंसली का लोड खुल गया था। यानी वह झटके से जो बंदूक का जो लोड है वह खुल गया था। कंधे से नीचे बाह पर छर्रा धंस गया था। एक छर्रा जकड़े को
छीन गया था, यानी वो जो छर्रा जो है वह बाहों में कंधे पर धँस गया था, घुस गया था। बेहोशी की हालत में उठाकर लाए, महीना भर कैंप में रहे, फिर जालंधर पहुँचे, यानी फिर महीना भर कैंप में रहे और फिर जालंधर लेकर आए। अमर कौर डॉक्टर के हाथों में थी, इसलिए बच गई, यानी अमर कौर जो थी डॉक्टर के पास थी, इसलिए बच गई। बसंत कौर ने बताया, अमर कौर बहुत ही चुस्त और हंसोड़ थी, परंतु पति और लड़की की मृत्यु और स्वयं सहे जख्मों के प्रभाव से प्राय 2 बरस तक बिल्कुल सुन्न हो गई थी, यानी जो भी पति और बेटी की मृत्यु हो गई थी बेटी की, इससे वह सुन्न हुई थी, उसका वो सदमा लग गया था। फिर सोचा होगा जिंदगी है तो पत्थर बनी रह कर तो नहीं बिताई जाए, यानी फिर सोचा उसने जिंदगी है तो पत्थर बनकर ऐसे ही निर्जीव बनकर जी तो नहीं जा सकेगी। मैट्रिक पास थी, उसने अपने जेठ से अनुरोध किया कि वह कोई काम सीख ले, यानी वह मैट्रिक पास थी तो उसने अपने जेठ से अनुरोध किया है कि वह कोई काम सीख ले। डॉक्टर अनूप सिंह ने स्वीकार कर लिया। सोचा लड़की किसी तरह जीवन के प्रति कुछ रुचि अनुभव, यानी डॉक्टर अनूप सिंह ने भी कहा कि लड़की किस प्रकार जीवन पर खड़ा रहना चाहती है, खुद के पैरों पर, और अनुभव कुछ सीखने की अनुभव, जीवन के प्रति अनुभव रुचि उत्पन्न कर रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि सब कुछ यहाँ फ्री है। और तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।